नाउ नेक्स्ट इज आपके 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक। 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक में पहला है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पे है आपको, तो इस यूनिट में आपको पहला एक चैप्टर है 23rd नंबर का कुछ चैप्टर है, उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, ऑर्गेनिज्म में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, राइट? बिकॉज देर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एक तो जिसमें असेक्सुअल बोलते हैं और जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इस चैप्टर में आपको असेक्सुअल, सेक्सुअल, व्हाट इज असेक्सुअल? व्हेन देयर इज नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इनका फ्यूजन नहीं होता। और सेक्सुअल यानी देयर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ये आपको सेक्सुअल और असेक्सुअल पढ़ना है आपको। कभी कभी विदाउट फर्टिलाइजेशन टुकड़े होके, जिसको हम लोग बाइनरी फिशन बोलते हैं, या स्पोर फॉर्म करके, राइट? या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, यानी कुछ प्लांट में क्या हो जाता है कि पार्ट ऑफ द प्लांट ब्रेक एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। तो ये सारा आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है ऑर्गेनिज्म के बारे में। जैसे अमीबा हो गया, राइट? सो ये अगर अमीबा है, राइट, सो वेदर इट इज गोइंग फॉर विच रिप्रोडक्शन, या टुकड़े करके और कुछ नया अमीबा बनाता है, तो ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़ना है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फिर इसमें एक दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। एक तो ऑर्गेनिज्म का अलग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों चाहिए? इफ देयर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो कहां होगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा रहता है प्लांट में? फ्लावर, क्योंकि फ्लावर में एक तो एंड्रोशियम रहेगा, जिसको मेल ऑर्गन बोलते हैं, या गाइनोशियम रहेगा, राइट? अगर रिप्रोडक्शन होगा फ्लावर में तो ही फ्रूट फॉर्म होगा, राइट? और फ्रूट के अंदर क्या फॉर्म होगा? सीड फॉर्म होगा। क्या होगा? सीड फॉर्म। और वही सीड को हम लोग जब सो करेंगे तो नया प्लांट आएगा, राइट? सो बेसिकली सीड इज द बेबी ऑफ द प्लांट, सीड इज द बेबी ऑफ द प्लांट। तो कैसे मिला ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिला, राइट? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है प्लांट में। ओके, सो इफ यू सी द प्लांट, in the plant you can see these are the fruits, okay, and there are some flower here. How the fruit is produced? In flower, अगर उसमें आफ्टर पॉलिनेशन है, यहां से बर्ड या यहां से फ्लाई दूसरे फ्लावर पे, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, राइट? इसमें एंड्रोशियम है, इसमें गाइनोशियम है। सो यहां से पोलन ग्रेन इसके ऊपर डालेगा तो यहां फर्टिलाइजेशन होगा, एंड दिस फ्लावर इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। दिस फ्लावर इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। इफ यू सी दिस प्लांट, इट इज एप्पल प्लांट, राइट? सो ये एप्पल के अंदर क्या करेंगे? इफ यू कट द एप्पल, देयर आर सीड। तो सीड क्या है? बेसिकली एम्ब्रियो है, इस प्लांट का बेबी फॉर्म है। वापस इसको सीड को सो करो, यू विल गेट द न्यू plant. So this is all about your which one? That is called sexual reproduction in which plant? That is called the flowering plant. ये एक चैप्टर है। उसके बाद आपको कुछ चैप्टर ऐसे है, राइट, that is called in human. ह्यूमन के बारे में आपको देखना है। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है ह्यूमन में। अब ह्यूमन में whenever it is not asexual reproduction, it is the sexual reproduction, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़नी है, राइट? सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये मेल है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, ओके, हाउ बाय इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओरीज, राइट? सो ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है इन केस ऑफ ह्यूमन, ये आपको पढ़ना है, राइट? फर्टिलाइजेशन आपको पढ़ना है, प्रेगनेंसी पढ़नी है, बेबी कैसे फॉर्म होता, प्लासेंटा क्या है, बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको कहाँ पढ़नी है इन केस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लैक्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये हो गया आपका 25। 26 का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, राइट? एंड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की केयर करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो बेबी का डेथ हो जाएगा, राइट? तो बेबी की डेथ ना होने के लिए कैसे हम लोगों को प्रोग्राम बनाने हैं, नेशनल प्रोग्राम, मदर को क्या क्या देना चाहिए, बेबी को वैक्सीनेशन करना है, वैक्सीनेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें। या पॉपुलेशन अगर नहीं बढ़ानी है तो बर्थ कंट्रोल कैसे करना है, उनके कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन से, एबॉर्शन,
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या किसी कपल को अगर बेबी नहीं होता होगा तो उसको बेबी कैसे होगा, सो उसकी नई नई जो टेक्निक है रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, लाइक टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको हम लोग बोलते हैं, या सरोगेट मदरहुड आप लोगों ने देखा होगा ना, राइट, इन मूवीज आप में देखते हो, राइट। सो दिस इज हाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये सारा आपको किस में पढ़ना है, इन केस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में, राइट। अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ये तो आपका रिप्रोडक्शन हो गया, अब है आपका जेनेटिक्स के बारे में एक यूनिट है। उस यूनिट में आपको क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जो आपका इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस यानी क्या, कुछ हमारे कैरेक्टर हमारे बेबी में जाते हैं, राइट, उसके कैरेक्टर उनके बच्चों में जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। सो ये इनहेरिटेंस वाली चीजें किसने ढूंढ के निकाली, मेंडल्स ने। सो देयर आर सम, जो आपका ब्लड ग्रुपिंग है, ये सब कौन कंट्रोल करता है, ये बेसिकली जीन कंट्रोल करते हैं, राइट। व्हाट इज जीन, जीन क्या है, बेसिकली आपका जो डीएनए है, आपके सेल में जो डीएनए है उसका फ्रैगमेंट, उसका एक टुकड़ा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और जब आपका रिप्रोडक्शन होता है, एट दैट टाइम दिस जीन विल ट्रांसफर टू द बेबी, इसीलिए तो हम जैसे ही कैरेक्टर हमारे बेबी में रहते हैं, राइट। सो ये हो गया आपका कैरेक्टर, जैसे ब्लड ग्रुप ट्रांसफर होते रहता है, राइट। सो मदर का या फादर का आएगा ब्लड ग्रुप, या हो सकता है दादाजी का आएगा ब्लड ग्रुप हमारे इसमें। सो दिस इज, ये कैरेक्टर कैसे पास हो रहे हैं, हाउ द जेंडर डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम मदर के है, एक्स वाई क्रोमोसोम फादर के, अगर मदर का एक्स फादर का एक्स आया तो क्या होगा, बेबी गर्ल होगा, मदर का एक्स और फादर का वाई आएगा तो बॉय होगा। तो ये कैसे होता है, राइट। सो क्रोमोसोम क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, राइट, कौन से कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन से, क्योंकि देखो मम्मी समझ लो फेयर है, पापा डार्क कलर के, तो ऐसा थोड़ी होता कि जेब्रा कलर का बच्चा होता क्या, कि थोड़े से पापा के कैरेक्टर थोड़े से मम्मी के ऐसे ऐसे पट्टी, नो, एक तो मम्मी के कैरेक्टर लेगा या पापा के कैरेक्टर लेगा, या हो सकता है थोड़े मिक्स करके कुछ और कैरेक्टर रहेंगे उनमें, राइट। तो ये जो डोमिनेंस वाले कैरेक्टर है किस तरह से आते हैं, ये सबसे पहले किसने दिखाया था, मेंडल्स ने। और इसमें क्या था कि मेंडल ने इसका 11-12 साल, बहुत सालों साल एक्सपेरिमेंट किया, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, जनरेशन टू जनरेशन उसने स्टडी की थी। लेकिन उसने क्या किया था, उसमें सारे मैथ्स और स्टैटिस्टिक यूज किए थे, ये सब एक्सपेरिमेंट। और आपको तो पता है मैथ्स आपको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आप साइंस की तरफ आ गए। इसने क्या किया, सारे मैथ्स और स्टैटिस्टिक यूज किए, और देयर इज फॉर्मूलाज, कैलकुलेशन, और किसी को ये अच्छा नहीं लगा, और नो बडी लुक एट हिज स्टडी। उसकी डेथ के बाद फिर कुछ और साइंटिस्ट आए, क्योंकि आपको हर चैप्टर में कुछ हिस्ट्री पढ़नी है। उन साइंटिस्ट ने वो वापस रिवैल्यूएट किया और उन्होंने देखा कि जो मेंडल बोल रहा था, जो उन्होंने इतनी मेहनत की थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी है जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ने वाले, इसीलिए मेंडल्स को नोबेल प्राइज मिला था। उसकी डेथ होने के बाद उसके वर्क का अप्रिशिएशन हुआ था, राइट। सो दीज आर सम काइंड ऑफ हिस्ट्री आपको पढ़ना है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी चीजें हम लोगों को कुछ एनिमल में, ये सब क्रॉस करके हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। फिर इसके बाद दूसरा एक चैप्टर है इसमें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दूसरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर क्या बेसिस हो सकता है आपका, कौन सा मॉलिक्यूल है जो कैरेक्टर यहां से वहां लेके जाता है, सबको पता है डीएनए। कौन सा है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो कैसे एक डीएनए अपना रिप्लिकेशन करेगा, रिप्लिकेशन करके दूसरा डीएनए कॉपी बनाएगा, ये कॉपी दूसरे सेल में जाएगी, तो मैसेज पहले वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्ट करेगा, ओके। उसके बाद वो मैसेज को ट्रांसलेशन होगा, और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो ये सब कुछ आपके सेल में होता। सेल में आपका न्यूक्लियस, आपका डीएनए एक ट्रांसक्राइब करके एक मैसेज टाइप करता, वो मैसेज बाहर आके साइटोप्लाज्म में कौन पढ़ता, राइबोसोम पढ़ता, और फिर साइटोप्लाज्म में क्या होता, प्रोटीन सिंथेसिस चालू हो जाता, और वैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होते। तो ये सारी चीजें आपको किसमें पढ़नी है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें एक लैक ओपेरॉन नाम का है, जैसे बेसिकली दैट इज मैकेनिज्म, यानी कुछ बैक्टीरिया में कैसे कंट्रोल होता है, ये भी आपको पढ़ना है। डीएनए का पैक इतना 2.2 मीटर का इतना बड़ा डीएनए, 1.2 2.2 मीटर का, राइट,
और 0.1 और 0.2 माइक्रोन के सेल में कैसे पैक करते हैं, उसको हम लोग पैकेजिंग बोलते हैं। तो ये पैकेजिंग आपको कहां पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है, राइट। सो एक कौन सा जीन कौन सा कैरेक्टर कंट्रोल करता, ये एक बार स्टडी हुई थी जिसको हम लोगों ने जीनोम प्रोजेक्ट बोला था। जीनोम प्रोजेक्ट बहुत दैट इज कॉल्ड कॉस्टली प्रोजेक्ट था। इसमें हम लोगों ने सारे जीन के स्टडी किए थे। तो एक जीनोम प्रोजेक्ट भी है आपको, इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग है आपको। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग टीवी में देखते हैं, राइट, सीआईडी ऐसे सीरियल आते हैं कि जिसमें किसी क्रिमिनल का या किसी विक्टिम का आपको सलाइवा मिल जाएगा, बाल मिल जाएगा या खून मिल जाएगा। तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि उसके डीएनए की इंफॉर्मेशन हम लोग ट्रेस करते हैं। क्योंकि डीएनए एज गुड एज 99% सबका एक जैसे रहता, सिर्फ 1% सबका अलग अलग रहता। उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अपने फिंगर वाला फिंगरप्रिंटिंग इज डिफरेंट, बट ये है कौन सा, डीएनए। तो ये सारी नई नई चीजें आपको किसमें मिलेंगी, दैट इज इन केस ऑफ डीएनए, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अब है आपका जेनेटिक्स में इवोल्यूशन करके चैप्टर। इवोल्यूशन करके जो चैप्टर है, बेसिकली इवोल्यूशन चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है बेसिकली, कि कैसे अर्थ फॉर्म हुआ सबसे पहले, राइट। हम लोग सुनते हैं ना, अर्थ था ही नहीं पहले, राइट। फिर कुछ तो भी एक बैंग हुआ, देन अर्थ एक्सप्लोड, और धीरे 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 अर्थ तैयार हुआ। पहले पूरा आग का गोला था, देन इट बिकम आइस एज, फिर धीरे धीरे वोल्केनोज आए, इरप्शंस हुए, और उसके बाद लैंड बनी। इसको हम लोग को पढ़ना है इवोल्यूशन। तो इसमें आपको अर्थ का इवोल्यूशन भी पढ़ना है, उसके बाद आपको ह्यूमन का भी इवोल्यूशन पढ़ना है, राइट। ह्यूमन इवोल्यूशन में कैसे है, पहले हम लोग मंकी जैसे थे, फिर धीरे 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 हम लोग कैसे, इस तरह से, यानी पहले हम लोग 4 पैर पे चलते थे, अभी हम लोग 2 पैर पे चलते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ह्यूमन इवोल्यूशन, राइट। इसमें हम लोग को सारे फॉसिल स्टडी पढ़नी है, राइट। हमको एविडेंस भी देखने हैं इस चैप्टर में कि हम सबसे पहले पानी में तैरते थे। कैसे समझ में आएगा आपको, क्योंकि पानी में तैरने वाले अभी भी जो एक्वेटिक एनिमल है, उनके आंख में एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन रहती है, राइट। वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन अभी भी हमारी आंखों में, तो ये हमको क्या ये करता है, इट विल शो कि हम लोग पहले पानी में तैरते थे, राइट। पहले हम लोगों को टेल थी, तो आपके इसमें टेल बोन है, राइट। पहले हम लोग घास खाते थे, राइट, कुक फूड नहीं खाते थे, देखो। लेकिन अभी हमारे पास अपेंडिक्स है, लेकिन अपेंडिक्स फंक्शनल है क्या? अभी इट्स नॉट फंक्शनल, क्योंकि अभी हम लोग बॉइल खाना चालू कर दिए, राइट। सो ये कुछ रेफरेंसेस हमको स्टडी करने हैं, राइट। और आपका अर्थ नेचुरली कैसे सिलेक्ट करता है, ये सारी चीजें आपको ये चैप्टर में पढ़नी है। और इवोल्यूशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आपको डार्विन्स के जो भी है इवोल्यूशन वाले स्टडीज, राइट, और उसकी थियरीज आपको पढ़नी है। डार्विन्स की थियरी, कुछ और साइंटिस्ट है उनकी भी थियरीज पढ़नी है, लेकिन डार्विन्स थियरी, इसमें हम लोग देखते हैं दिस इज तो योर अर्थ, राइट। इफ यू सी द अर्थ, पहले ये था, राइट। सो इट्स लाइक फायर बॉल, फिर धीरे 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 गैसेस कंडेंस होते गए, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर ये आते गया, क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉइल। फिर वो क्रस्ट की लेयर धीरे 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 अरेंज होती गई, और फिर सबसे ऊपर क्या आया, वाटर आया, फिर लैंड आई। सो दिस इज हाउ आवर अर्थ इज फॉर्म। सो ये इवोल्यूशन ऑफ अर्थ हमें पढ़ना है, राइट। सो पहले ऐसा अर्थ था, and then your earth become like this. So still now the fire thing is present inside. तो पहले अर्थ कैसा था और अब अर्थ कैसा हुआ, राइट। आप लोगों ने आइस एज मूवी देखी ना, पूरा के पूरा अर्थ इज सराउंडेड बाय स्नो। सो दिस इज वन काइंड ऑफ एरा, ओके। डायनासोर रहते थे पहले, तब प्लांट बहुत लंबे लंबे थे, फिर डायनासोर ने सब प्लांट खा लिए, राइट। दे डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, फिर क्या करेंगे, दे हैव टू ईट ईच अदर। फिर उन्होंने एक दूसरे को खाना चालू कर दिया, और फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं थे इसलिए वो मर गए, राइट। फिर वापस नया कुछ हुआ, वापस नया स्पेशीज आया। सो दिस इज व्हाट, अगर डाइवर्स ऑर्गेनिज्म अगर होंगे, अलग 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 बहुत सारे, तो लाइफ बहुत दिन चलेगी। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म सब जगह रहेगा, राइट। अगर सिर्फ आप सोचो अर्थ पे सिर्फ ह्यूमन है, तो फिर हम लोग खेती कैसे करेंगे, हम लोग ट्री नहीं तो खाना क्या खाएंगे, राइट। सो फ्रूट नहीं, कुछ नहीं है। सो डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इनके। तो ये सारी चीजें हमको आपके बायोलॉजी में, इस इवोल्यूशन में चैप्टर में पढ़नी है, राइट। तो फिर जैसे हम लोगों ने देखा इवोल्यूशन में, अब यहां आप देखो, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, ये आपके कोर वाली चीज है, अंदर पूरे वोल्केनोज है, राइट।
सो इफ यू सी द सरफेस ऑफ अर्थ हियर, राइट, व्हाट यू आर गोइंग टू सी, देखो ये आपका सरफेस है, फिर धीरे 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 क्या होता है, वोल्केनो आ जाएंगे, राइट, तो यहां क्या बन जाएंगी, लैंड बन जाएंगी, राइट. सो दिस इज हाउ द लैंड इज डेवलप, दिस इज हाउ द लैंड, ये माउंटेन एक दूसरे के पास आ जाएंगे, राइट. सो इस तरह से आपको लैंड डेवलपमेंट हुआ है आपके इसमें. सो पहले सॉइल था. सो दिस इज हाउ द अर्थ एंड क्रस्ट ऑफ द अर्थ फॉर्म. फिर अभी नेक्स्ट आपका यूनिट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. आपको पढ़ना है आपके जो डिजीज है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. तो इसमें आपको पहले पढ़ना है कौन से पैथोजन है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, एस्केरिस, निमोनिया, आपको सर्दी, फंगल इन्फेक्शन, ये कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ने हैं. और कुछ नॉन कम्युनिकेबल जैसे HIV, कम्युनिकेबल में आपका HIV भी आएगा, सेक्सुअली कम्युनिकेटेड डिजीज बोलते हैं जिसको, एड्स हो गया, राइट. और आपको एडोलसेंट, यंग एज ग्रुप लाइक 16 to 18, जब आप एडल्ट नहीं रहते और चाइल्ड में नहीं रहते, जिसको हम लोग एडोलसेंट ग्रुप बोलते हैं, जिसमें स्मोकिंग करते बच्चे, ड्रग्स लेते, अल्कोहल पीते, तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी है. इसके इफेक्ट क्या होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, तो ये सारा हमको किस में पढ़ना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, राइट. अब इतना ज्यादा पॉपुलेशन है तो हमें फूड भी ज्यादा लगेगा, तो हम लोग कौन सी स्ट्रेटेजीज करते एनहांसमेंट के लिए. किसका एनहांसमेंट करना है आपको, फूड प्रोडक्शन का, फूड प्रोडक्शन का एनहांस, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और फूड कम रहेगा, राइट. तो क्या क्या करना है, तो प्लांट के लिए हम लोग ब्रीडिंग करते, टिश्यू कल्चर करके हम लोग को, जैसे 10 किलो का खाना अगर किसी कैटल को खिलाना है, उससे अच्छा कुछ 10 ग्राम का सिंगल सेंट प्रोटीन हम खिलाओ. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज करने के बाद प्रोटीन खाओ, तो इतना बहुत सारा प्रोटीन खाने से अच्छा 1 चम्मच प्रोटीन खाते हैं. सो दीज आर सम स्ट्रेटेजी, हम लोग फूड को कैसे एनहांस करते हैं. जैसे आप जब बोलते हैं आपको मम्मी डैडी कैरेट खाओ, आपको अच्छा दिखेगा, राइट, गाजर खाने से, क्योंकि उसमें विटामिन ए डाला है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड बायो फोर्टिफिकेशन. फोर्टिफिकेशन ये अच्छी चीजें ऐड करना, राइट. जैसे आपका बीटी कॉटन प्लांट है, कुछ इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ प्लांट में पेस्ट लगते हैं तो प्लांट खराब हो जाते हैं, राइट. तो वो प्लांट को बचाने के लिए हम लोग नई वेराइटी बनाते हैं जिसको हम लोग बीटी कॉटन, तो वो आपका बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगा. यहां पर हम लोग उसका प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, राइट, एनहांस करते हैं, राइट. एपीकल्चर कैसे करना, फिर डेयरी पोल्ट्री फार्म कैसे करना है आपको, फिश का पाइसिकल्चर कैसे करना है, उसके यूजेस क्या है, उससे कैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, आपको कैसे फायदा होगा, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब किस तरह से, जैसे खेती के साथ कौन से आप बिजनेस कर सकते हैं, राइट. सो दैट इज गुड, राइट. अगर किसी के यहाँ फ्लावर के अगर बहुत बड़ा ये होगा, राइट, गार्डन होगा, तो वो हनी प्रोडक्शन कर सकता है, राइट. सो दीज आर द स्ट्रेटेजीज फूड प्रोडक्शन एनहांसमेंट की, और बहुत सारे नए नए बिजनेसेस की आपको इस चैप्टर में पढ़ना है. फिर एक और चैप्टर है जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. यानी ये चैप्टर में आपने देखा कि मच्छर हो गया या बैक्टीरिया हो गया या वायरसेस हो गया, वो आपको डिजीज करता है, आपकी इसमें बीमारी करेगा. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहां हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह से नुकसान दे सकते, हाउ दे आर हार्मफुल टू अस, ये हम लोगों ने पढ़ा था. लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी ये माइक्रोब बहुत टाइम हमें हेल्पफुल भी रहते हैं हमारे वेलफेयर के लिए. जैसे अब मुझे एक बात बताओ, आप घर में कर्ड बनाते, राइट, कर्ड बनाते यानी आप क्या करते हैं, आप मिल्क में जो थोड़ा सा कर्ड डालते हैं, वो क्या है बेसिकली, दैट इनोकुलम है क्या उसमें बैसिला है, लैक्टोबैसिला है, राइट. आप जो चीज बनाते हैं, राइट, उस चीज में क्या है बेसिकली बैक्टीरिया है, ईस्ट है, राइट. फंगस से भी आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, राइट. सो दीज आर हाउ वी यूज द माइक्रोब्स फॉर द अवर बेटरमेंट. ओके, तो हम लोग ये बहुत सारे माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, राइट. सबसे इंपॉर्टेंट आपको माइक्रोब्स का अगर यूज देखना है तो आपका जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, फीकल मैटर जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, आपके जो लैट्रिन में से जो निकलता है, उसको किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्वेज बोलते हैं उसको, या आपके घर का कचरा कैसे ठीक होगा. तो वो सारा कचरा पानी में से जाएगा, उसको एक जगह कलेक्ट करते, फिर उसका सेडिमेंट होगा, उसके बाद
जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कुछ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको यूज करके आपके पानी को क्लीन करते हैं और वही पानी वापस फिल्टर होके आपके पास आएगा। तो दिस इज हाउ ये माइक्रोब हमारे लिए यूजफुल है। अगर आपने देखा होगा तो बायोगैस, गोबर गैस, राइट, सो दैट गैस वी कैन यूज फॉर एज अ फ्यूल, एज अ हाउस होल्ड फ्यूल हम लोग बोल सकते हैं। सो दीज आर सो मेनी दैट इज कॉल्ड यूजेज ऑफ माइक्रोब्स फॉर द ह्यूमन बीइंग, राइट। अब ऐसे ही आपका एक दूसरा यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा यूनिट है आपका बायोटेक्नोलॉजी, यानी इस यूनिट में हमें देखना है कि हम लोग कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके किस तरह से हम लोग नई चीजें बना सकते हैं, राइट। जैसे आपने सुना होगा कि एंटीबायोटिक जो टैबलेट्स वगैरह रहती, राइट, जैसे होगी पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, ये फंगस से या बैक्टीरिया से हम लोग निकालते हैं। अब इनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगर हमें करना है तो हमें वो जो जीन है, जो जीन ये प्रोड्यूस करता, वो जीन को किसी अदर ऑर्गेनिज्म में डालना पड़ेगा और फिर वो ऑर्गेनिज्म वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा और हम लोग वो प्रोडक्ट हमारे लिए यूज करेंगे। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इन दिस चैप्टर। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमको क्या पढ़ना है? जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ना है। इसलिए हम लोग को ये सारी जो टैबलेट्स रहती, कैप्सूल्स रहती, राइट, एंटीबायोटिक जिसको हम लोग बोलते हैं, सो ये एंटीबायोटिक कहां से निकलते, ये कैसे बनाना है, ये सारी चीजें हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ना है, राइट। दैट इज कॉल्ड विच चैप्टर? जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। और इसके एप्लीकेशन कहां यूज कर सकते हैं इसको? यू कैन यूज दिस हेल्थ सिस्टम में हम लोग यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में। जैसे मैंने तभी बताया आपको कि अगर एक कॉटन का प्लांट, जिसको बीटी कॉटन, विदर्भ में ज्यादा ये कॉटन की वेराइटी यूज होती, बीटी कॉटन क्यों बोलते कि बैसिलस थ्रिंजेसिस नाम का एक माइक्रोब्स है, उसका टॉक्सिन हम लोग इसमें प्लांट में डाल देते, सो दैट जैसे ही वो पेस्ट इसको खाने जाएगा तो पेस्ट मर जाएगा, राइट। तो ये कैसे करते हैं हम लोग? बायोटेक्नोलॉजी से। ह्यूमन में इंसुलिन तैयार करना, हमारे जो डायबिटीज पेशेंट के लिए, बच्चों को जो हम लोग वैक्सीन देते हैं, वो वैक्सीन किससे बनाते हैं हम लोग? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, उसके एप्लीकेशन है, राइट। जीन थेरेपी, राइट, कुछ एनिमल हम लोग बनाते हैं इससे, जो एनिमल हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। तो हमारे खुद के, जैसे बासमती राइस, अगर आपको याद होगा, बासमती राइस हम लोगों ने बनाया था, राइट। ये हमारा बायो पेटेंट है। तो पेटेंट क्या रहता है, राइट? पेटेंट यानी हम जो बनाई वाली चीज है, हमने जो बनाया कुछ, तो वो कोई और अपने नाम से यूज नहीं कर सकता, उसका रॉयल्टी बेनिफिट हमें मिलता है, उसको बोलते हैं बायो पेटेंट। बायो पायरेसी क्या है? किसी का चुरा लेना, किसी का बेसिकली जो इन्वेंशन है वो अपने नाम से बेचना, वो दैट इज कॉल्ड बायो पायरेसी। तो ये सारी चीजें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, जैसे अभी अभी रिसेंट एडवांस में देखो, हम लोग लाइट लगाते हैं रास्ते पे रात में, राइट। तो अगर आपको पता होगा कि एक देयर इज वन मॉस्किटो जो रात में चमकता है, जिसको हम लोग फायरफ्लाई बोलते हैं, तो उस फायरफ्लाई में ऐसा एक जीन होगा जो वो फायरफ्लाई को चमकाता होगा, राइट, रात में अंधेरे में, जिसको हम लोग जुगनू भी बोलते हैं, राइट। तो क्या करना है बायोटेक्नोलॉजी में? वो जीन आपको निकालना है, राइट, और फिर वो जीन आपको प्लांट के अंदर डालना है। तो क्या होगा? प्लांट जो ग्रो होंगे, जो आप रास्ते के साइड में लगाओगे, तो रात में प्लांट ग्लो करेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा? आपको लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट दीज आर फ्यूचर स्कोप, ये तो फ्यूचर स्कोप है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द बायोटेक्नोलॉजी, राइट। अब आपके 12 का लास्ट टॉपिक है, लास्ट यूनिट है, जिसमें हम लोग पॉपुलेशन के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, जो नाइट्रोजन साइकिल वगैरह उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इसमें एक पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, राइट। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है हैबिटेट, ये लोग कहाँ रहते हैं, राइट। हैबिटेट, फूड चेन पढ़नी है आपको, राइट, यानी अर्थवर्म, उसके बाद प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से है, जैसे प्लांट है, फिर उनको खाने वाले हर्बीवोर है, एनिमल, उनको खाने वाले कार्निवोर है, तो इनको हम लोग बोलते हैं लेवल। तो इन ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर लेवल है, जिसको हम लोग बोलते हैं निशी, जिसको हम लोग बोलते हैं निशी। तो ये सारे लेवल वगैरह, या फूड चेन, फूड वेब, ओके, ये सारा हमको पढ़ना है। पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, राइट। ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कैसे आराम से रहते हैं, उसको हम म्यूटिलिज्म पढ़ना है, या एक दूसरे के साथ कैसे कंपटीशन करते हैं, या दूसरे के साथ
दूसरों को खाते, प्रिडेशन, या कुछ ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर को जाके नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। साथ में अच्छे से रहना, सिम्बायोटिक। एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना, कंपटीशन। दूसरों को खाना, प्रिडेशन। दूसरों को तकलीफ देना, पैरासिटिज्म, राइट। सो ये सारी चीजें, बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, उनके जो ग्राफ्स है, ओके, ये एज डिस्ट्रीब्यूशन, पिरामिड्स है पॉपुलेशन का, तो ये सेंसस जो हम लोग 10 साल के बाद काउंट करते हैं, ये सारा हमको इस चैप्टर में पढ़ना है इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उसके बाद हमको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी जो आपका अर्थ है, इस अर्थ पे बेसिकली जो प्लांट है, बेसिकली रिवर है, एनिमल्स है, हम लोग सब एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे ओशन में अपना इकोसिस्टम रहेगा, राइट, उसमें लैंड पे अपना एक इकोसिस्टम रहेगा, राइट। तो हर जगह एक इकोसिस्टम, आपके पेट के अंदर भी एक इकोसिस्टम है, राइट। वहां पर इतने ज्यादा बैक्टीरिया है, उस पर्टिकुलर जीआईटी में रहते हैं, उसको एक इकोसिस्टम बोलते हैं। उसके क्या पैटर्न्स है इकोसिस्टम में, सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना है एनर्जी फ्लो कैसे होता है, राइट। सो इफ यू सी हियर, हाउ द एनर्जी इज गोइंग टू फ्लो, राइट, यानी आपके सन में से आपके ट्री के पास आएंगी, राइट। सो द एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम सन टू ट्री, फिर उस ट्री को कोई हर्बीवोर एनिमल खा लेगा, राइट। सो दिस ट्री वाज ईटन बाय सम हर्बीवोर एनिमल, फिर इसको कार्निवोर एनिमल खा लेगा, राइट। सो हाउ द एनर्जी फ्रॉम सन इट इज फ्लोइंग। उसके बाद ये डेथ हो जाएगा तो जमीन में चला जाएगा। सो किस तरह से ये फ्लो होता है, ये आपको पढ़ना है इस इकोसिस्टम चैप्टर में। देखो यहाँ पर एक इकोसिस्टम तैयार होगी, माउंटेन है, प्लांट्स है, रिवर है, राइट। सो ऑल दिस थिंग यू हैव टू लर्न हियर इन केस ऑफ दिस इकोसिस्टम चैप्टर। नाइट्रोजन साइकिल है, दैट इज कॉल्ड कार्बन साइकिल हो गई, फॉस्फोरस साइकिल हो गई, ये आपको इसमें पढ़ना है, राइट। यानी किस तरह से आपका ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो आपके प्लांट यूज नहीं कर सकते, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग की एनर्जी यूज करके किस तरह से इस रेन में मिक्स होके वो नाइट्रोजन किधर जाएगा, सॉइल में जाएगा। आफ्टर एंटरिंग इनटू द सॉइल, दिस नाइट्रोजन वाज यूज्ड बाय द प्लांट एंड अगेन by cycle it will enter into the that is called this particular ecosystem। तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता, कैसे ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ उसका यूज बाय ऑर्गेनिज्म होता, तो ये सारा आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। दैट इज इन केस ऑफ दैट इज इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम में सारी चीजें आने वाली है, राइट। सो आपके सोलर एनर्जी है, कैसे आपका सारी चीजें कंट्रोल होके किस तरह से वापस पानी में चलेगी, राइट। अगेन इट विल इवोपरेट, वापस आएगा। इसमें आपको ओजोन लेयर, ये सारी चीजें और सारे नाइट्रोजन कार्बन फॉस्फोरस साइकिल इस चैप्टर में पढ़ना है। सो दिस इज अबाउट योर विच चैप्टर, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ओके। और इसके बाद का आपका लास्ट चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और आपका इसमें और एक चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोगों ने देखा था, राइट, कि डिफरेंट एनिमल चाहिए, राइट। सो सबका अपना अपना एक लेवल होगा। जैसे एक एग्जांपल है, अगर आप एरोप्लेन में से जा रहे हो बेसिकली, राइट, और उस एरोप्लेन का एक जो विंग है उसका एक छोटा सा बोल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवेट बोलते हैं, रिवेट, अगर वो ढीला हो गया तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके बाजू का बोल्ट ढीला होगा, फिर उसके बाजू का बोल्ट ढीला होगा, धीरे धीरे कुछ देर के बाद 1 आवर 2 आवर के बाद वो विंग काम नहीं करेगा एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम पीरियड के बाद प्लेन माइट बी क्रैश। तो देखा आपने हुआ क्या, एक छोटा सा रिवेट वो पॉप हो गया, निकल गया बाहर और पूरा के पूरा प्लेन कुछ टाइम के बाद क्रैश हो गया। वैसे ही अगर आपके अर्थ में छोटा सा भी स्पेसिस हो, फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, राइट, अर्थवर्म अगर स्पेसिस एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो फिर जो भी डेड होगा उसके टुकड़े कौन करेगा, उसके टुकड़े नहीं होंगे तो जमीन में मिनरल्स नहीं जाएंगे, फिर जमीन में नहीं जाएंगे तो प्लांट में नहीं जाएंगे, और प्लांट में नहीं जाएंगे तो आपके पास नहीं जाएंगे, यानी पूरा जो हमारा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, राइट। सो अगर टाइगर निकल जाएगा तो फिर डियर को कौन खाएगा,
डियर पूरा जंगल खा लेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा हो, जैसे इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स। आपके इंडिया में, हमारे इंडिया में बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल और बायोडाइवर्सिटी मिलेंगे, और हम लोगों ने इनको कंजर्व करके भी रखा है नेचुरल फॉर्म में। उस फॉर्म को हम लोगों ने कुछ नाम दिए, हम लोग बोलते हैं ना, वो जंगल में वो मंदिर है, वहां मत जाओ, वहां कुछ ये मत करो, यानी हम लोग सेक्रेट रीजन से ना हो, हम लोगों ने कंजर्व करके रखा है, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत नहीं किया हम लोगों ने कई जगहों पर, तो हमारे फॉरेस्ट वगैरह अभी भी है, हमारे पास रिवर है, ये सारे हम लोगों ने कंजर्व। दैट इज द रीजन, दैट इज वाई वी आर सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री, राइट। सो हमें सारी चीजें हमारी कंट्री में मिल जाएगी, राइट। सो दैट इज वाई हमारे इसमें लिखा है कि जिस कंट्री में एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, रिवर है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और गुड कंट्री, जो अच्छे से सर्वाइव कर सकती है। सो दैट इज ऑल थिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड अवर, दैट इज कॉल्ड, हम लोग बोलते हैं ना, सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम, दिस इज ऑल वी लर्न इन अवर प्रेयर। सो दैट इज ऑल वी हैव टू लर्न इन केस ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी। और इसको कंजर्व कैसे करना है, जो भी एंडेंजर्ड बोलते हैं ना, शेर के नंबर खत्म हो रहे, अभी उसको बचाना है, वो पक्षी उसको बचाना है, हम लोग क्या करें, इनको एंडेंजर्ड, जो डेंजर में हम उसको क्या करते हैं, बचाते हैं। तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ये आपका अर्थ है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स है, राइट। तो इन सबको हमको क्या करना है, बेसिकली कंजर्व करना है, राइट। और ये हो गया आपके बायोडाइवर्सिटी। सो नेशनल पार्क हो गए, रिजर्व्स है, फॉरेस्ट है, इसको हम लोग को बचाना है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, ये ट्री को कट कर देंगे, राइट। ट्री को कट करने के बाद क्या होगा, लैंड आ जाएगी। आपको पता है बहुत सालों पहले हमारे इंडिया में एक जूम कल्टीवेशन करके नाम था, जिसमें हम लोग क्या करते थे, पूरे के पूरे जंगल काट देते थे, फिर उसको जला देते थे, फिर पेड़ जलने के बाद उसके सारे मिनरल्स कहाँ आ जाएंगे, जमीन पे आ जाएंगे, राइट। और जमीन पे आने के बाद क्या हो जाएगा, पूरे सॉइल के अंदर चले जाएगा और अच्छा सा क्रॉप आपको मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके जो फॉरेस्ट है एक्सटिंक्ट हो रहे थे, राइट। सो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए आपके इसमें, वो भी आपको पढ़ना है, राइट। सो एक फीमेल थी, उस फीमेल ने क्या किया कि अपनी पूरी फीमेल थी उनकी, उन्होंने क्या किया, वो राजस्थान वाली चीज है, राइट। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो टाइम के राजाओं को बोला कि आप पेड़ मत कट करो, राइट। तो वो नहीं माने। सो व्हाट दैट शी विल डू, उन सारी फीमेल्स ने क्या किया, दे सेड कि अगर आपको झाड़ को कट करना है तो आपको हमें भी काटना पड़ेगा उनके साथ। सो एट दैट टाइम दे कट द वुमन अलॉन्ग विद द ट्री। ये हो चुका है, आपके एनसीईआरटी में रहेगा, राइट। आपको वो भी पढ़ना है, राइट। तो ये जो देवी करके जो अवार्ड है वो आपको है, तो वो इसके नाम से निकल रहा है कि कैसे हम लोग को प्लांट को सेव करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड योर बायोडाइवर्सिटी, और उसका कंजर्वेशन करना। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इस बायो का, एनवायरमेंटल इश्यू। एनवायरमेंटल इश्यूज क्या इश्यू है, डेवलप हो गए, अर्बनाइजेशन हो गया, कार आ गई, बाइक्स आ गई, राइट। तो धीरे धीरे क्या हो गया, एयर पोल्यूशन बढ़ गया, इंडस्ट्री आ गई, वाटर पोल्यूशन बढ़ गया, राइट। क्रॉप हम लोग बहुत प्रोड्यूस कर रहे हैं केमिकल डाल के, तो सॉइल का पोल्यूशन हो गया। वेस्ट का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, प्लास्टिक जमा हो रहा है, सॉइल वेस्ट में आ गया, राइट। सो बेसिकली ऑल दिस कम्स अंडर, राइट, विच योर एनवायरमेंटल issue, okay, and that environmental issue, how to solve that environmental issue। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपके पोल्यूशन, आपकी गाड़ी बेसिकली बहुत बार क्या करती है, पोल्यूशन देती है, राइट। क्यों देती है कि आप लोग जैसे पेट्रोल और डीजल यूज कर सकते हो, दे आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन, वो बर्न हो जाएंगे एंड देन दे इमिट द हार्मफुल गैसेस। सो उन हार्मफुल गैसेस को कन्वर्ट करके आपको लेस हार्मफुल गैस करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपकी बाइक में देखो, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर है, राइट। वो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं, कैटालिटिक रिएक्शन को वो प्लैटिनम से बना है, राइट। सो वो जितना अच्छा कैटालिटिक कन्वर्टर रहेगा, उतनी अच्छी आपकी बाइक लेस पॉइजनस गैस इमिट करेगी, राइट। आपकी फैक्ट्रीज में होगा, देखो आपकी फैक्ट्री में क्या होता है, राइट। फैक्ट्री में बहुत सारा कार्बन जल के बाहर निकलता, तो आपको वहां पर फिल्टर लगाने हैं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने देखा होगा तो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल रहते हैं उसको आपको किस तरह से डिस्पोज करना है, ये सारी चीजें, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट,
जो आपका ओजोन लेयर है प्रोटेक्टिव, उसको किस तरह से बचाना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देना है, ये सारे जो इश्यू है किस तरह से एड्रेस करके हमको ट्रीट करना है, ये सारा आपको इस चैप्टर में दिखेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन. एज गुड एज टोटल 38 chapters will be there in case of your biology, which is divided into 11th standard and 12th standard. So we will start our first chapter in the next lecture, but this is little bit introduction. आपको एक introduction है क्योंकि आप नए नए अभी 10th standard से पास आउट हो गए. कुछ लोग बोर्ड के स्टूडेंट है, कुछ सीबीएसई बोर्ड के है, कुछ स्टेट बोर्ड के है. सो डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट. थोड़ा थोड़ा आपको डिफिकल्ट जाएगा पहले पहले, बट वंस यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, रटना नहीं है आपको, समझ के लेना है. वेरी इंटरेस्टिंग है आपका पूरा के पूरा बायोलॉजी, एंड डेफिनेटली आउट ऑफ 360 एनीवन कैन स्कोर मोर देन 330 एंड 340 बिकॉज इट्स इजी सब्जेक्ट, राइट. बस इसको अगर आपको हार्ड अगर नहीं करना हो तो आपको रटना नहीं है. और आपको बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, मैं 5000 एमसीक्यू करूंगा एक चैप्टर पे तो मुझे बहुत मार्क्स मिलेंगे. नो, आपने 10 भी एमसीक्यू किए तो भी ठीक रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, बेसिकली ठीक से अंडरस्टैंड करके खुद के नोट्स निकाल कर आपको पढ़ना है. वी आर हियर ओके टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. आपको जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आपको टॉपिक समझ में नहीं, आपको आंसर करना है वहां पर, राइट. एमसीक्यू इस तरह से नहीं रहेंगे. एमसीक्यू कैन कनेक्ट 3-4 चैप्टर टुगेदर और उसमें से आपको एमसीक्यू आएगा, राइट. आपका पिक पॉइंट एमसीक्यू वहां से उठा के वहीं पर नहीं रखते. दे वांट यू टू थिंक, राइट. असर्शन और रीजन वाले एमसीक्यू अब तक सिर्फ एम्स और जिपमर में आते, हो सकता है आपको भी आएंगे, राइट. नीट की एग्जाम में असर्शन एंड रीजन में आपको देखना है कि जो एक सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस के लिए क्यों ठीक है. आपको एमसीक्यू का धीरे धीरे आपको ऑलरेडी पता है एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शंस दिए रहते, यू हैव टू सिलेक्ट द वन, राइट. तो ये सारी चीजें आपको करनी है. दिस इज योर 50% syllabus which is very important for you. Okay, now we will meet in our first lecture of biology.